हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आज हम असर्शन रीजन सीरीज में अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस चैप्टर ऑलरेडी हम एनसीईआरटी एम्पलीफायर में कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल्सो पीवाईक्यू से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अब जरूरी है यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। बच्चे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नॉट करेक्ट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस असर्शन रीजन सीरीज में हम सभी चैप्टर के असर्शन रीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डार्क रिएक्शन जहां पे CO2 एसिमिलेशन होता है, CO2 फिक्सेशन करके C6H12O6 ये रिएक्शन होती है। और ये जहां पे हमारे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मतलब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, असर्शन सही हो गया। रीजन देखिए, डार्क रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH। देखो, डार्क रिएक्शन नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP एंड NADPH, ये जो रिड्यूसिंग पावर या एनर्जी करेंसी है, इसकी जरूरत पड़ती है हमारी डार्क रिएक्शन मतलब इस प्रोसेस में। तो डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं है, बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो रीजन भी हमारा सही हो गया, पर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। असर्शन उसकी साइट के बारे में कह रहा है और रीजन में उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में कहा जा रहा है। तो दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन रीजन सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन में C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर and show higher rate of photosynthesis while C3 plants have much lower temperature optimum. C4 प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं और C3 प्लांट्स टेम्परेट एरियाज में देखे जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि C3 प्लांट्स अगर ज्यादा टेम्परेचर से एक्सपोज हो जाते हैं तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यील्ड और कम हो जाएगी। इसीलिए C3 हमारे टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं, जबकि C4 प्लांट्स जहां पे फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल है तो वो हमारे हाई टेम्परेचर से अडेप्टेड है। ऑल्सो तो C4 प्लांट्स है वहां पे लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम भी प्रेजेंट है, दैट इज पायरुवेट डाइकाइनेज, क्योंकि लो टेम्परेचर में हमारी पाथवे ही नहीं चलेगी। इसका मतलब हमारी असर्शन सही है। C4 ट्रॉपिकल, C3 टेम्परेट, ठीक है। अगर रीजन की बात की जाए तो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम एंड अडेप्टेड टू टेम्परेट, गलत। अगर ट्रॉपिकल प्लांट्स की बात की जाए तो ट्रॉपिकल एरियाज में तो हायर टेम्परेचर मिलता है, तो ये क्या होना चाहिए था? हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम और प्लांट्स अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ये तो एकदम उल्टा दे रखा है, तो रीजन गलत हो गया। असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन थर्ड सही है। आगे देखिए, असर्शन में हमारे पास गिवन है as electrons move through photosystem protons are transported across the membrane। कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है उस टाइम पे प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अक्रॉस मेम्ब्रेन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं कि P680 एक्साइट होके अपना इलेक्ट्रॉन देता है फियोफाइटीन को और वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्यूनोन को, जहां पे PQH2 ये साइकिल बनती है, जिसके रिजल्ट में H पॉजिटिव स्ट्रोमा से ल्यूमिन में एंटर करता है। अब ऐसा इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से ये साइकिल चलती है और ये प्रोटॉन कैरियर स्ट्रोमा से H पॉजिटिव लेके ल्यूमिन में ट्रांसफर करता है। तो हमारी स्टेटमेंट तो सही है। और नीचे रीजन में देखिए कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटीन, विच इज लोकेटेड टुवर्ड आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। वो ट्रांसफर करता है अपना इलेक्ट्रॉन किसको? एक प्रोटॉन कैरियर को। प्रोटॉन कैरियर प्लास्टोक्यूनोन की बात हो रही है।
और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो ये हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारे असर्शन रीजन दोनों सही है, और इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे H पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये क्या होगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलिए, assertion, it was inferred from the experiments performed on green and purple sulfur bacteria that auto-evolved by green plants come from H2O। कि ये कहा जा रहा है कि जब हमारे एक्सपेरिमेंट हुए ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे, तो ये पता चला कि जो ऑटो इवॉल्व हो रही है वो CO2 से नहीं बल्कि H2O से आ रही है। अब ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो CV नील सर थे उन्होंने स्टडी की थी पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और उन्होंने देखा था कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन सोर्स H2S है, और जब ये CO2 को रिड्यूस करता है तो 2S और CH2O बनता है। मतलब इस केस में जब H2O नहीं लिया गया तो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हुई। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा O2 कहाँ से निकलती है, H2O से। और रीजन में देखिए, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया रिलीज करते हैं सल्फर या सल्फेट एज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही, ठीक है। तो हमारे असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन में इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलती, सल्फर निकलती है, क्योंकि इन्होंने H2S को यूज किया था। तो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि CV नील सर के एक्सपेरिमेंट को पूरे तरीके से डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मेसोफिल सेल है ऑफ C4 प्लांट्स lack Rubisco enzyme but it contains पेप्टकेज एंजाइम। इस C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल के पास रूबिस्को एंजाइम नहीं होता बल्कि पेप्टकेज एंजाइम है, और पेप्टकेज एंजाइम कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को कैटलाइज करता है। हमारी असर्शन सही है कि हमारा प्राइमरी कार्बोक्सिलाइजिंग एंजाइम कौन सा है। तो चलो अब रीजन देखते हैं। रीजन में मेंशन है द 4 कार्बन एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म इन मेसोफिल सेल। अब ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मेसोफिल सेल में हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। रीजन भी सही है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। अगर ये रिवर्स में दिया होता, मतलब अगर ये दिया होता कि 4 कार्बन एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मेसोफिल में बनता है, और रीजन में दिया होता कि रीजन में यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम नहीं जबकि मेसोफिल में पेप्टकेज प्रेजेंट होता है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती। लेकिन अभी रीजन में दे रखा है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, और मेसोफिल में असर्शन में दे रखा है कि वहां पे पेप्टकेज है, तो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पेप्टकेज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये क्या होगी, असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अगला क्वेश्चन देखो, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन इज रेफर्ड एज लाइट रिएक्शन। ये एटीपी की सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन प्लांट्स एटीपी एंड NADPH सिंथेसाइज डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट। ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, अगर हम फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करें, फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब एटीपी की सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटीपी बन रहा है, तो वो फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ ना, उसी को हम लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। और रीजन में दे भी रखा है कि दिस इज ड्रिवन बाय लाइट, इसलिए लाइट रिएक्शन कहा गया। तो ये हमारी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A absorbs 680 nanometer of wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। कि होता क्या है कि फोटोसिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल A का बना हुआ है,
उस रिएक्शन सेंटर को P680 कहा जाता है। अब जब वो एब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर, तो वहां पे वो एक्साइट हो जाता है, दैट इज P680, और वो इलेक्ट्रॉन आखिर के ऑर्बिट में चला जाता है और फाइनली इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज हो जाते हैं P680 से, और वो थियोफाइटिन एक्सेप्ट करता है, जो कि हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे गया, तो ये हमारी असर्शन क्या है, सही है। रीजन देखिए, these electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to an electron transport system consisting of phytochromes। अब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। इसे गलत इसलिए कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर थे ये साइटोक्रोम के बने, साइटोक्रोम B6F, ना कि फाइटोक्रोम। तो ये हमारा गलत नाम गिवन है, तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो असर्शन सही था पर रीजन क्या है, गलत है। समझ आ गया? तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन में गिवन है दैट प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये गलत स्टेटमेंट है, ध्यान दो, C3 प्लांट्स की बात हो रही है। अब C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। जब वो CO2 को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये रिएक्शन होती है C3 प्लांट्स में, जहाँ पे 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना, इसलिए C3 साइकिल कहा गया। अब ये गलत है, यहाँ पे एक्सेप्टर इसको बताया गया, जो कि हमारी गलत स्टेटमेंट। रीजन में देखिए कि कैल्विन साइकिल टेक प्लेस इन बंडल शीट सेल ऑफ C3 प्लांट्स। अब ये भी गलत है। अब C3 प्लांट्स में कोई क्रेंच एनाटमी होती ही नहीं, तो वहां पे लीव्स में बंडल शीट सेल्स भी नहीं होते। और कैल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही होती है, मेसोफिल सेल में। तो हमारे रीजन भी गलत दे रखा है, असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, तो आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन गिवन है इफ pH1 इन pH1 जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल A has an absorption peak at 700 नैनोमीटर। बिल्कुल सही है कि हमारा फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर की एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम है वो 700 नैनोमीटर में होती है, मतलब फारेड लाइट को वो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करता है। तो ये असर्शन सही है। और रीजन में गिवन है कि pH2 रिएक्शन सेंटर इज कॉल्ड P680। अब रिएक्शन सेंटर ऑफ pH2 P680 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 680 नैनोमीटर पे है, इसलिए रिएक्शन सेंटर को P680 कहा गया। तो ये रीजन भी सही है, बट ये दोनों हमारी नॉट लिंक्ड है, मतलब यहाँ pH1 यहाँ पर pH2 की बात हो रही है, तो हमारी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके आगे चलिए, assertion देखो, within the chloroplast proton in the stroma decrease in number while in lumen there is accumulation of protons। ये हमारी रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, थैलेकोइड ल्यूमेन में H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, तभी तो प्रोटोन ग्रेडियंट होगा, और स्ट्रोमा में रिएक्शन हमारी H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कम होती है। बिल्कुल सही है, एक्यूमुलेशन होता है इन थैलेकोइड ल्यूमेन, असर्शन सही है। रीजन दे रखा है कि प्रोटोन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू एनर्जी। अब ये बात भी सही है कि हमारा प्रोटोन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रोटोन ग्रेडियंट के टूटने की वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है, मतलब एनर्जी बनती है, तो रीजन भी सही। बट अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ध्यान दीजिए, अगर आपको ये बोला जाता कि H पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पे कम होते हैं, अब ऐसा इसीलिए हो रहा है, इसकी 3 रीजन मेंशन करती है एनसीईआरटी। H2O की स्प्लिटिंग हो रही है हमारी इनर साइड ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन, या तो प्लास्टोक्विनोन को मेंशन करें, या जो NADPH बनता है स्ट्रोमल साइड पे, उन तीनों में से अगर कोई भी यहाँ पे रीजन लिखा होता
तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट की क्या इंपॉर्टेंट है, वो बन कैसे रहा है या क्यों बन रहा है वो नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा। ठीक है, तो असर्शन रीजन सही है बट हमारी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। एज chemiosmosis requires membrane, proton pump, proton gradient and ATPase। ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में एटीपी सिंथेसिस में 4 चीजों की जरूरत है। एक मेम्ब्रेन होना जिसके अराउंड प्रोटॉन ग्रेडियंट बने, प्रोटॉन पंप जो कि H पॉजिटिव को पंप करे, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेस। ठीक है, हमारा एटीपेज एंजाइम, हमारा एटीपेज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ पे एटीपी सिंथेस लिखा होता, ध्यान दो, ये स्टेटमेंट सही लग रही है लेकिन एटीपी सिंथेस वो एंजाइम है जो एटीपी की सिंथेसिस करता है। एटीपी एंजाइम तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके उससे एडीपी बनाता है, तो इसका तो फंक्शन एकदम ही उल्टा हो गया ना। तो असर्शन हमारी गलत है, क्या होना चाहिए था? एटीपी सिंथेस होना चाहिए था। ठीक है, chemiosmosis theory was given by Peter Michel and is associated with production of ATP। अब केमियोस्मोटिक जो हमारी हाइपोथेसिस है जो कि पीटर मिशेल सर ने दी थी और ये हमें बताती है एटीपी की सिंथेसिस की प्रोसेस। अब हमारा असर्शन गलत है बट रीजन सही है, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ये ऑप्शन होना चाहिए। समझ गए? आगे चलते। असर्शन देखिए, प्रोटॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ H2O गेट एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। ये जो प्रोटॉन्स, मतलब ध्यान से समझो, हमारी स्प्लिटिंग ऑफ H2O होती क्या है? H2O स्प्लिट करता है और यहाँ पे H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और O2 बनते हैं। अब ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये जो H पॉजिटिव है ये एंटर कर जाते हैं थाइलेकॉइड ल्यूमेन में, तो हमारी असर्शन सही। अब खुद सोचो, ये ल्यूमेन में ही क्यों जा रहे, बाहर क्यों, स्ट्रोमा में क्यों नहीं जा रहे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये ल्यूमिनल साइड ऑफ थाइलेकॉइड प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? ल्यूमिनल साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन मतलब ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ये ल्यूमन की साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, तभी H पॉजिटिव अंदर आ रहा है। और रीजन में लिखा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, वही मतलब है कि ल्यूमिनल साइड। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर दिया, तो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन गिवन है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ब्रोडन द रेंज ऑफ लाइट एब्सॉर्प्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये एक्चुअल में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए का तो अलग एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लेकिन अगर बाकी देखा जाए तो कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, अब ये रेंज ऑफ वेवलेंथ एब्सॉर्प्शन बढ़ा देते हैं कि मान लो हमारी क्लोरोफिल तो सिर्फ ब्लू और रेड को एब्सॉर्ब कर रही है, जबकि कैरोटीनॉइड्स तो ब्लू येलो को भी एब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रॉडन हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है और इसीलिए कहा जाता है कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स, उन्हें एंटीना पिगमेंट्स कहते हैं। रीजन देखिए, दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू रिएक्शन सेंटर, ये गलत है। इसके लिए आपको प्रोसेस समझने की जरूरत है, यहाँ पे समझो। इस तरीके से हमारे बहुत सारे एंटीना पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और सेंटर में हमारा क्लोरोफिल ए मतलब रिएक्शन सेंटर। अब होता क्या है, ये हमारे ये सभी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, तो एक एंटीना की तरह अलग अलग रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। ऑल्सो एंटीना से रिएक्शन सेंटर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर।
अब ये एनर्जी ट्रांसफर की वजह से हमारा रिएक्शन सेंटर एक्साइट हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन लिखा है तो रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो असर्शन सही है बट रीजन क्या है, फॉल्स। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। असर्शन कैम प्लांट्स में, कैम प्लांट्स जो कि हमारे वाटर कंजर्विंग प्लांट्स होते हैं वो शक्लन जीरोफाइट्स है, क्योंकि कैम पाथवे क्या करता है, हमारे बायोसिंथेटिक फेज है और इसमें वाटर को कंजर्व किया जाता है। अब वाटर कंजर्व होगा कैसे, बाय अवॉइडिंग या बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। ध्यान से समझना, देखो स्टोमेटा के दो काम, एक तो गैसियस एक्सचेंज, दूसरा ट्रांसपिरेशन। अब गैसियस एक्सचेंज जरूरी है कि CO2 अंदर प्लांट में एंटर करे और हमारी बायोसिंथेटिक पाथवे आगे काम करे, लेकिन वही स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन भी करता है, वाटर लॉस भी करता है। अब कैम प्लांट्स में स्पेशल स्टोमेटा देखे जाते हैं, दैट इज स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं और दिन में क्लोज होते हैं। अब दिन में क्लोज होंगे तो दिन में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और रात में टेम्परेचर कम होने की वजह से ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन को थोड़ा अवॉइड किया गया, रिड्यूस किया गया, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। समझे? तो ये हमारा असर्शन सही है और रीजन में लिखा है कि कैम प्लांट्स है फोटो एक्टिव नहीं बच्चा, स्कोटो एक्टिव, मतलब दैट इज opens during night and close during day। तो हमारा रीजन गलत दे रखा है, असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन है कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ Calvin cycle where CO2 is utilized for carboxylation of RUBP। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कार्बोक्सिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी C3 साइकिल का, जहां पे RUBP में एडिशन होती है CO2 की। इसी स्टेप को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। एंजाइम कौन कैटेलाइज कराता है, रुबिस्को, और यहाँ पे 3PGA बनता है जो कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। रीजन में गिवन है कि कार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्विन साइकिल वो कैटेलाइज किया जाता है पैपकेज, गलत है। C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन कौन करता है, रुबिस्को करता है, तभी तो हमारा ये 3PGA पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना। तो असर्शन सही था, रीजन था फॉल्स। A is true, रीजन इज फॉल्स, आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, हर एक CO2 मॉलिक्यूल जो कि C3 साइकिल में एंटर करता है 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत होती है। मतलब एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत है, बिल्कुल सही। अब असर्शन सही हो गया, रीजन हम तब सही मानेंगे अगर ये कौन से स्टेप पे किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब कैल्विन साइकिल को अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए। लेकिन अगर रीजन में हम देखें, रीजन में गिवन है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है दैट टेक्स प्लेस टू मीट डिफरेंसेस इन नंबर ऑफ ATP। रीजन भी सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि अगर ये हमारी असर्शन होती कि हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है और रीजन में लिखा होता कि हमारी डार्क रिएक्शन में 3 ATP और 2 NADPH यूज हो रहे हैं, ज्यादा ATP यूज हो रहे हैं इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा दे रखा है। अब ये 3 ATP क्यों यूज हो रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं है, तो ये हमारी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर कैल्विन साइकिल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होता तो हम उसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानते, मतलब कैसे 3 ATP 2 NADPH यूज, उस स्टेप। समझ गए? आगे चलते। Rubisco has much greater affinity for CO2 than O2। सही स्टेटमेंट है कि रुबिस्को जिसके पास कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, उसके पास CO2 की एफिनिटी ज्यादा है देन O2, अगर CO2 O2 सेम कंसंट्रेशन पर प्रेजेंट।
अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन देखिए, इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 विच ऑफ द टू विल बाइंड टू रुबिस्को एंड एंजाइम। ये एक्चुअल में O2 बाइंड करेगा या CO2 बाइंड करेगा, ये डिपेंड किस पे करता है कि कौन सी कंसंट्रेशन है, कि क्या कंसंट्रेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट ये रीजन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों CO2 की एफिनिटी ज्यादा है देन O2। तो ये हमारी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आंसर करो। क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से ही तो एटीपी की सिंथेसिस होगी। लाइट रिएक्शन यही है, नीचे लिखा है कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। यही तो है केमिओस्मोसिस हाइपोथेसिस, जिसमें हमें बताया गया कि जो हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से फोर्स जनरेट हो जाती है, वो जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है उसी की वजह से एटीपी की मतलब एनर्जी की सिंथेसिस होती है। तो ये हमारा रीजन सही है, और इस एटीपी की सिंथेसिस ये चीज इंपॉर्टेंस भी बता रही है हमारी प्रोटॉन ग्रेडियंट की। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन में देखो, इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ थाइलेकॉइड दैट इज इन द ल्यूमेन। कि प्रोटॉन एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में H पॉजिटिव। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आगे देखें, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये एटीपी की सिंथेसिस लिंक्ड है बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नो। अगेन अगर आपकी प्रोटॉन एक्यूमुलेशन हमारे ल्यूमेन में हो रही है, वो क्यों हो रही है, अगर हमारा H2O का स्टेप डिफाइन किया गया होता कि वो ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट है, तो इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता था। ये जो रीजन है ये तो हमारी इंपॉर्टेंस बता रहा है, तो ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, assertion and reason are true but not correct explanation. Okay? अगला क्वेश्चन देखो, बायोसिंथेटिक पाथवे इज ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। बायोसिंथेटिक पाथवे को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा गया था क्योंकि डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता था, हमारे प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब असर्शन तो सही है, मेल्विन कैल्विन ने कंट्रीब्यूट किया, that is working out the complete biosynthetic pathway। अब रीजन भी सही है कि मेल्विन कैल्विन सर ने क्लोरेला एल्गी का इस्तेमाल करके पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे दी। कौन सी साइकिल दी, कैल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल कहा जाता है, दैट इज C3 साइकिल। तो हमारा असर्शन रीजन सही है, बट असर्शन में तो उसके नाम को डिफाइन किया जा रहा है और रीजन में मेल्विन कैल्विन सर की कंट्रीब्यूशन। तो क्या यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नो। Assertion reason are true but not correct explanation. Okay? अगले क्वेश्चन में देखते हैं। assertion देखिए, since splitting of water molecule take place on the inner side of membrane, क्योंकि H2O की स्प्लिटिंग इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में हो रही है, जो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन है जो कि होते बाय प्रोड्यूस होते बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये H2O की, ये हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे H2O स्प्लिट करके H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और O2 बनाता है, इसलिए H पॉजिटिव ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होते हैं क्योंकि वो इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा क्या है, सही। रीजन में है NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन ल्यूमेन साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये गलत है। जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो क्या करता है, NAD पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट करता है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रोमल साइड में होती है, ना कि ल्यूमिनल साइड में। तो असर्शन सही था, रीजन गलत था, तो आंसर आ जाएगा थर्ड।
अगली देखो, अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। आप बताइए ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो मेन फोटोसिंथेटिक इंसान क्लोरोफिल है, हमारा पिगमेंट, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है, उसकी एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड में ज्यादा हो रही है, इसलिए ज्यादा हमारी फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में होती है। तो असर्शन सही है। रीजन में दे रखा है एक्शन स्पेक्ट्रम शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ लाइट एब्सॉर्ब बाय पिगमेंट्स। ये गलत है। ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रही है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया गया बाय पिगमेंट्स। तो एब्जॉर्प्शन बताया जाए डिफरेंट वेवलेंथ का तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन स्पेक्ट्रम जब किसी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का रेट बताया जाए इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम कि ब्लू और रेड में ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बताएगा कि कहाँ पे लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब हो रही है। तो ये रीजन हमारा गलत है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रही है लाइट लाइन, ना कि एक्शन को। तो असर्शन सही था, रीजन था फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे चलें। एंजाइम रुबिस्को, अब रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, आरयूबीपी, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, हमारा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। C3 साइकिल में जो कार्बोक्सिलेशन है वो यही रुबिस्को कराता है। आगे देखा जा रहा है कि रुबिस्को के पास ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी दोनों है। अब रीजन भी सही है कि मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करा सकता है और ऑक्सीजन को भी ऐड करा सकता है। कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इसी रीजन की वजह से इसके नाम में कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजलेज आया। तो मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये एक्टिविटी इन दोनों नाम को भी एक्सप्लेन कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। क्यों कहा गया C3 साइकिल? क्योंकि यहाँ पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का है, जो कि है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सही है, बिल्कुल असर्शन सही है। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल का इस 3 कार्बन कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बिल्कुल सही बात है और इसी 3 कार्बन कंपाउंड की वजह से इसको C3 साइकिल कहा गया था। तो असर्शन रीजन सही है और रीजन ने एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों C3 नाम आया था। तो सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। CO2 fixation is decreased in C3 plants in low CO2 concentration। कि जब CO2 की कंसेंट्रेशन कम होती है उस टाइम पे हमारी CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए उस टाइम पे रुबिस्को के साथ कौन बाइंड करने लग जाता है? ऑक्सीजन। कि उस टाइम रुबिस्को ऑक्सीजन CO2 दोनों से बाइंड कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी? इसका फिक्सेशन का रेट कम हो जाएगा। सही है। इन C3 plants सिर्फ O2 binds रुबिस्को। अब ये बिल्कुल सही है और इस O2 बाइंडिंग की वजह से ही तो हमारी वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन हो रही है। ड्यू टू ऑक्सीजनेशन रेस्पिरेशन, ड्यू टू ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, क्योंकि ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। तो हमारी असर्शन रीजन सही है और रीजन ने ये भी बता दिया कि इस ऑक्सीजन की बाइंडिंग की वजह से ऑक्सीजन CO2 का फिक्सेशन घट जाता है। तो ये क्या होगी? हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जहाँ पे जो फिक्स CO2 है वो रिलीज भी हो जाती है। ना कोई कार्बन फिक्सेशन होता है, ना कोई ATP NADPH बनता है, बल्कि ATP का यूज भी होता है। तो एक वेस्टफुल प्रोसेस जहाँ पे 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट। असर्शन सही है बच्चा। NCERT एम्पलीफायर में हमने पूरी साइकिल भी बना के देख ली थी। रीजन में देखिए, कैम प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल। कैम प्लांट में थिक क्यूटिकल देखा जाता है। संकन स्टोमेटा एंड निडल लाइक लीव्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब ये स्टेटमेंट हम सही
स्टेटमेंट है बिल्कुल। अगर यहाँ पे हम देखिए, देखो कैंप प्लांट्स क्या है, हीरोफाइट्स है ना, मतलब उन्हें वाटर को कंजर्व करना है कि वाटर लॉस ना हो। तो वहां पे एक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, एक वैक्सी सब्सटेंस जिसके थ्रू वाटर पास ना हो सके। संकन स्टोमेटा होगा, अगेन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस प्रिवेंट कर सके। निडल लाइक लीव्स मतलब ऐसे स्पाइन, जो कि आप देख चुके हो अपने मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, कि जैसे कि कैक्टस, कैक्टस में क्या है, लीव स्पाइन बना लेती। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पिगमेंट्स हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास एबिलिटी है टू एब्सॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। बिल्कुल सही बात है, पिगमेंट बच्चा लाइट एब्सॉर्बिंग सब्सटेंस है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। स्पेसिफिक पिगमेंट का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब होगी या कौन सी वेवलेंथ की लाइट कम एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, तो असर्शन सही है। रीजन में क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल। बिल्कुल सही बात है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली कहाँ पे, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो हमारी असर्शन रीजन दोनों सही है, बट इस रीजन ने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये क्या हो गया, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लोरोफिल एक ही साइड की बात की गई और यहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी की, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलिए, ग्रीन प्लांट्स में देखा जाता है कि जो H2O है वो हाइड्रोजन डोनर है एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। ये H2O हाइड्रोजन डोनेट करता है और CO2 को रिड्यूस करके O2 रिलीज करता है और CO2 C6H12O6 बनाता है। अब ये बिल्कुल सही है। When H2S instead is हाइड्रोजन डोनर, अगर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात की जाए तो वहां पे H2S हाइड्रोजन डोनर। अब वहां पे क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो एक सल्फर है, ना कि ऑक्सीजन, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। अब ये भी सही है, बट क्या ये असर्शन का ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हमारा हाइड्रोजन, नो। अगर बात करें कि ये डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये सीवी नील सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हुई थी, ये हमें पता चल गया था। लेकिन ये बात कि यहाँ पे H2O हाइड्रोजन डोनर है, पर्पल सल्फर में हमारा H2S है, ये चीज उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, और यहाँ पे बच्चा हमने फोटोसिंथेसिस के असर्शन रीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, रेस्पिरेशन में। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी आज की वीडियो, कैसे लगा पूरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस का, और अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।